Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 9th March, so let's get started and I hope आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. ओके एग्जाम में टाइम कम तो है ही बट ये जो क्रूशियल टाइम है ये 2 मंथ का. ओके दिस इज द टाइम जब आपको अपनी प्रिपरेशन ले जानी चाहिए 12-13 आवर्स पर. ओके एंड आई होप स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक सिलेबस. ओके एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टैटिक में पॉलिटी का पार्ट, कि वहां से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत हाई स्कोरिंग है. इजीली आप अगर 11-12 क्वेश्चन आ रहे हैं हार्डली आपका एक गलत होगा, बाकी सब सही हो जाएंगे अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन की होगी. ओके बाकी इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, साइंस टेक, दे आर काइंड ऑफ 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 11 करंट बेस्ड होते हैं. ओके सो उसमें स्टैटिक के पीछे मत भागना एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना फ्रॉम द ट्रक लोड ऑफ मटेरियल्स जो मार्केट में आना शुरू हुआ है. ओके विजन पीटी अगर आप पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको लाइन बाय लाइन ना पढ़ें. उतना काम का नहीं, जस्ट पिक वॉट एवर यू फील कि हाँ ये आ सकता है. डोंट रीड इट वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन. ऑलराइट, चलिए इलेक्शन का सीजन है तो गैस के प्राइसेस कम होने ही थे. जस्ट लुक एट दिस कि यहाँ पर 1103 तक गए थे, अब वापस 803 तक आ गए. ओके इलेक्शन इसीलिए पता है जब वो बात आती है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए कंट्री को, जा सकते हो लेकिन उसमें फिर होता ये है कि आपके इलेक्शन 5 साल में एक ही बार होने हैं. 4 साल जम के लूटो फिर धीरे धीरे आखिरी साल में कुछ कमी करेंगे इलेक्शन के टाइम, तो वो ठीक नहीं होगा. ओके तो वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं. रेगुलर जो इलेक्शन होते हैं ना वो एटलीस्ट एक फ्रीक्वेंट चेक होते हैं गवर्नमेंट पर, कि आपसे गवर्नमेंट कितनी, जनता कितनी नाराज है, वो दिखाता है उसमें. ठीक है, आर्मी ऑफिसर एब्डक्टेड फ्रॉम होम इन मणिपुर, ठीक है, रेस्क्यूड आफ्टर फ्यू आवर्स. बट ये दिखाता है कि किस लेवल का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो चुका है मणिपुर में. अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था जहां पर एक एसपी को किडनैप किया गया था, वो भी जबकि वो एसपी खुद मिताई कम्युनिटी से आते थे. नहीं? उसी तरीके से यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर को एब्डक्ट किया गया, बाद में हालांकि रिलीज करवा लिया गया, बट द थिंग इज कि आपके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है. ठीक है तो मणिपुर में अभी तक कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है हमें. यहाँ पे सेंटर ने एडवर्टाइजर्स को वार्न किया है अगेंस्ट द ऑफर्स ऑफ जॉब्स इन विद रशियन आर्मी. देखिए क्योंकि वहां पर हमारे लड़कों को गलत हुआ है कुछ. ये जो सूर्योदय स्कीम थी इसमें कुछ चेंजेस किए गए. पहले गवर्नमेंट ने रखा था कि 1 किलोवाट टू 3 किलोवाट ये वाले जो इंस्टॉल किए जाएंगे इसमें 100% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, बट अब गवर्नमेंट कह रही है हम सिर्फ 60% देंगे. ठीक है बाकी की जो बेनिफिशियरी है वो खुद बेयर करेगा. यहाँ पे देखिए साईं बाबा जो 10 साल अपने खराब करके रिलीज हुए हैं, ही सेइंग आई कांट लिव विदाउट टीचिंग, आई वांट माय जॉब बैक. बट ये जो 10 साल खराब हुए हैं इसके लिए आप कितना भी मॉनेटरी कंपेंसेशन दे दो बट वो सफिशिएंट नहीं होगा. राइट तो यू शुड रिमेंबर दिस केस कि जो स्ट्रिंजेंट लॉस होते हैं यूएपीए जैसे, उसमें जो सेफ गार्ड्स दिए गए हैं फिर उन सेफ गार्ड्स को भी स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करना जरूरी है. ये सेफ गार्ड्स अगर वीकेंड हो गए तो फिर इस तरह के केसेस सामने आएंगे. बट आपने इस पूरे केस में एक चीज नोटिस की होगी कि जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये चार्जेस के इनके अगेंस्ट फ्रेम किए उनको 10 साल जेल में रखा, बट उसके बाद भी वो चार्जेस ना हाई कोर्ट में प्रूव कर पाए ना ही सुप्रीम कोर्ट में प्रूव कर पाए. इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया. राइट जैसा कि आपने शायद जॉली LLB 2 मूवी में देखा होगा. इस तरह के ऑफिसर्स के खिलाफ जब तक एक्शन नहीं लोगे फिर आगे चलकर भी इस तरह के मिसयूज होते रहेंगे. ओके मेघालय बर्निहाट मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया. देखिए इससे रिलेटेड इन पे शॉर्ट नोट्स हम लोग पहले देख चुके हैं. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल एयर एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह ये सब शॉर्ट नोट्स हम लोग पहले देख चुके हैं. ओके तो यहाँ पर एक बार इस सर्वे को बस देख लीजिए कि यहाँ पर क्या निकल के आया. मेघालय की बर्निहाट जो इंडस्ट्रियल टाउन है ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बनकर आई है. आप इमेज में देख भी सकते हैं हालत. PM 2.5 को मेजर किया गया था. इसके अलावा सेकंड नंबर पे रहा है बिहार का अरारिया, दिस इज एट सेकंड प्लेस. हापुड़ इन उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान का हनुमानगढ़ ये थर्ड और फोर्थ प्लेस पर आए. जबकि दिल्ली जिसको हम जनरली मानते हैं कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वो फिर भी बेटर रही है, वो 14th लेवल पे. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दिल्ली जैसी सिटी पॉल्यूशन में 14th पे है तो जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है ये कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड होंगी और वहां के लोगों की हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ रहा होगा. ये सब हमारे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सब हम पहले देख चुके हैं. ओके इसके अलावा शिव सागर ये सब सेकंड क्लीनेस्ट सिटी आई है एंड सिलचर इट इज 23rd सिटी. क्लीनेस्ट सिटी कहाँ है यार, जस्ट अ सेकंड. क्लीनेस्ट सिटी कहीं पे मेंशन तो थी.
ओके, द क्लीनेस्ट सिटी इज सतना इन मध्य प्रदेश। ये हमारे यही है, सतना मध्य प्रदेश। ओके, यहाँ का मैहर फेमस है। वहाँ पर एक समारोह होता है, उस्ताद अली खान समारोह, म्यूजिक फेस्टिवल। ठीक है, आप हम उसमें पढ़ते होंगे कल्चर में। नन ऑफ द सिटीज कंप्लाइड विद WHO सेफगार्ड फॉर 2.5। सी, हम लोग चाहे क्लीनेस्ट सिटी कह लें या पोल्यूटेड सिटी कह लें, लेकिन कोई भी सिटी अभी तक भी उस लेवल की क्लीन नहीं हुई है कि वो WHO की जो गाइडलाइंस है कि कितना होना चाहिए PM 2.5 लेवल, उसको मीट कर पाए। ओके, नॉट इवन सतना द क्लीनेस्ट। ओके, ये एयर पोल्यूशन के टर्म में क्लीनेस्ट सिटी की बात कर रहे हैं। वैसे जब क्लीनेस्ट सिटी की बात आती है तो वो इंदौर है, स्वच्छ भारत में। सेंटर वॉन्स अगेंस्ट ऑफर्स ऑफ जॉब्स विद रशियन आर्मी। देखिए ये, क्योंकि देखिए सिटीजन्स को ड्यूप किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि रशियन आर्मी के साथ आपको एज अ हेल्पर काम करना है, नॉट एज अ फाइटर। रशियन आर्मी को लाइक मटेरियल्स पहुंचाना, इस तरह की चीजें, लॉजिस्टिक में काम करना है, बट फिर आप उनको फाइटिंग में फोर्स कर देते हो। तो सेंटर ने वॉर्न किया है इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से। अब देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर तो कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एम्बेसी थी ना अफगानिस्तान की, उसमें जो ऑफिसर्स काम कर रहे थे अफगानिस्तान के, वो वही ऑफिसर्स थे हु वर प्रो प्री तालिबान रिजीम वाले। ठीक है, यानी कि पहले जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसके ऑफिसर्स थे। फिर हमने इस एम्बेसी को फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह देना बंद कर दिया और हमने कहा कि अब देखिए कुछ हो नहीं सकता। तो भी यहाँ पर वो ऑफिशियल्स निकल गए और एम्बेसी बंद हो गई, क्योंकि अब एक रियलिटी तो है कि अफगानिस्तान में रूल है तालिबान का, दिस इज ए रियलिटी। चाइना इनके साथ नेगोशिएट भी बहुत कर रहा है। चाइना हालांकि अभी तक तालिबान के रिजीम को किसी भी कंट्री ने रिकग्निशन नहीं दिया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। उसने भी रिकग्निशन नहीं दिया, चाइना ने भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, तो इनके साथ ऑफिशियल एंगेजमेंट तो अभी कोई नहीं कर रहा है, बट अनऑफिशियली सभी एंगेज कर रहे हैं। चाइना ने इनके यहाँ काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि इनके पास भी अच्छे खासे रिजर्व हैं क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। राइट, तो इंडिया भी इनके साथ नेगोशिएशन करता रहता है, दो थोड़ा सा अनऑफिशियल तौर पे, ऑफिशियली तो नहीं। हमने कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं स्टैब्लिश करने, बट उनके साथ एंगेज करते रहते हैं। कई रीजन हैं इंडिया के इनके साथ एंगेज करने के लिए। फर्स्ट इज कि हम नहीं चाहते कि एक स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिले हमें तालिबान का। ठीक है, वहां पे तालिबान आया है, ऑब्वियसली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही था। आज वो कहते हैं कि ये सॉफ्ट तालिबान है। वो जो 99 के टाइम था जब हमारा हाईजैक हुआ था प्लेन, वो हार्ड तालिबान था, बट हम नहीं बिलीव करते हार्ड और सॉफ्ट में। तालिबान एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स ऑल। ओके, हम इसके स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं देखना चाहते अपने इंडिया में, स्पेशली कश्मीर रीजन में, क्योंकि इनके स्पिल ओवर ही देखने को मिल रहे हैं थ्रू एक इनकी प्रॉक्सी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में काफी सारे टेररिस्ट अटैक कर रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि तालिबान को कहीं ना कहीं पहले ये एक प्रॉक्सी की तरह काम करता था पाकिस्तान की ISI और आर्मी के लिए। ठीक है, अगेंस्ट द US एजेंसीज। बट द थिंग इज कि तालिबान जब यहाँ पावर में आया तो उसको लगा कि ये चीज जो हमने अफगानिस्तान में अचीव की है, ये हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में रूल कर सकते हैं, तो हम ISI आर्मी के प्रॉक्सी क्यों बन के रहे। तो उसने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू काफी अटैक करता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी दो रीजन ऐसे हैं, जैसे कि एक बलोच और एक सिंध, जहां पर एक तरह की इंसर्जेंसी रहती है ऑलरेडी। देखिए, वो उनको लगता है कि ये जो लाहौर साइड के जो पठान है मुस्लिम्स, इन्होंने ही सारा कब्जा कर रखा है देश के एडमिनिस्ट्रेशन पर, पॉलिटिक्स पर, आर्मी पर, सभी चीज पर। और उन्हें लगता है कि बलोच एंड द सिंध, इन लोगों को थोड़ा सा साइडलाइन किया गया है। ठीक है, तो इनके यहाँ एक इंसर्जेंसी चलती रहती है, इसी इंसर्जेंसी का और ज्यादा फायदा उठा रहा है TTP। ठीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और यहाँ पर टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। तो पाकिस्तान अंदर से ही इतना ज्यादा डिस्टर्ब है कि हम नहीं चाहते कल को अगर मान लो पाकिस्तान गया तालिबान के कब्जे में, तो अगला टारगेट फिर इंडिया ही है, डिफैक्टो इंडिया है। राइट, तो हम इस तरह के स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं देखना चाहते। इनफैक्ट नगोर्नो काराबख्श की जो लड़ाई हुई थी अजरबैजान और अर्मेनिया में, उसमें भी देखा गया था कि काफी सारे तालिबान के लड़ाके वहां पर लड़े हैं अजरबैजान की तरफ से। ओके, तो हम तालिबान के साथ अनऑफिशियली इसलिए एंगेज करते रहते हैं कि चलिए जो हमने इन्वेस्ट वगैरह किए हैं आपके यहाँ, हमने सलमा डैम बनाया, हमने एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल वहां पे रन कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो बिल्डिंग इंडिया ने बनाई, यानी कि सॉफ्ट पावर जो है हमारी, वो तो अपनी जगह प्रोटेक्ट करना ठीक है, प्रोटेक्ट दिखा सकते हैं हम कि हम इसके लिए एंगेज कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमारा कंसर्न यही है मेन, कि हम नहीं चाहते कि ये इस तरह के जो इवेंट्स जो आज पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं तालिबान के सपोर्ट से, ये इंडिया की तरफ आए। अरे, और तालिबान ने कहा भी था कि इंडिया, वो जम्मू कश्मीर वगैरह वो सब उनका इंटरनल मैटर है, हम कुछ नहीं कह रहे उसमें। और दूसरा रीजन है कि हम ईरान में जो हमने चाबहार पोर्ट डेवलप करा है, क्योंकि चाबहार पोर्ट से हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, ईरान के थ्रू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के थ्रू ही हम जा सकते हैं सेंट्रल एशिया में, यानी कि वो 5 स्थान वाली कंट्री। ठीक है, अगर पाकिस्तान के थ्रू जाना जाना चाहें तो वो हमें एक्सेस नहीं देता उतना क्लियर, वो कहता है आप ट्रक से सामान लाइए, यहाँ पे अनलोड कीजिए, फिर न्यू ट्रक्स में भरिए, फिर अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाएगा।
अरे, तो ये हमें सेफ पैसेज या एक स्मूथ पैसेज नहीं देता। तो हम सोचते हैं सी के थ्रू हम चाबहार पोर्ट तक पहुंचेंगे, वहां से अफगानिस्तान एंड वाया सेंट्रल एशिया। अरे, तो हमें कनेक्टिविटी चाहिए सेंट्रल एशिया के साथ। तो ये कुछ रीजन है कि हम लोग काबुल के साथ यानी अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रहे हैं। एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान, जो पहले ऑफिशियल्स रन करते थे, जो एफिलिएट थे प्री तालिबान गवर्नमेंट से, उस एम्बेसी को शट डाउन कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबान का प्रेशर था भी कि आप पहले इनको बंद कीजिए, उसके बाद आपसे कुछ बातचीत हो आगे। राइट, इंडिया अपनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह के देता रहता है वहां पे पाकिस्तान को, और उसके अलावा अफगानिस्तान से चाहता है कि चाबहार पोर्ट का यूज करे अफगान के ट्रेडर्स, ताकि बिजनेस चलता रहे स्मूथ। नेवी ने अपना नया बेस तैयार किया है मिनिकॉय आइलैंड पे, इसकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सुधा मूर्ति जी, इनको नॉमिनेट किया गया है टू राज्यसभा। इसके अलावा ईडी और स्टेट की टसल जो है ये काफी चल रही है। हमने तमिलनाडु के केस में देखा था, वहां पर 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ईडी ने समन दिया कि कुछ सैंड माइनिंग के केस में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सैंड माइनिंग के केस में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और एक पीएमएलए एक्ट उस पर लगेगा, इनका ऐसा कहना था। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट गई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने वहां पे स्टे भी दे दिया कि नहीं नहीं ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ऐसे डायरेक्ट समन नहीं कर सकता ईडी। ओके, बट ये लोग फिर गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जिनको मैं कहता हूँ आपको, एक बेला त्रिवेदी जी, ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे तब वहां पर लॉ मेंबर थी, लॉ मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हुआ करती थी। तो इनके जितने भी जजमेंट है वो कहीं ना कहीं देखा गया है कि गवर्नमेंट के फेवर में ही जाते हैं, मोस्टली 99% टाइम गवर्नमेंट के फेवर में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस इनके सामने आया तो इन्होंने कहा नहीं, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है बेवजह इशू बना रही है इस बात का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को समन भेजा गया, उनको आंसर देना चाहिए इसका। राइट, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मिक्स सिग्नल जाते हैं जब भी स्टेट और ईडी की टसल आती है। पीएमएलए यहाँ पर यूज कर रही है यूनियन गवर्नमेंट इस एक्ट का टू हैरेस द राइवल पॉलिटिशियंस एंड स्टेट ऑफिशियल्स अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन। तो एक बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की जिसने कहा कि एक न्यूट्रल मैकेनिज्म तैयार कीजिए ताकि एक चेक लगाया जा सके कि ईडी अपना काम अनबायस्ड नेचर में करे। ठीक है, हमने ये बात की थी कि एक न्यूट्रल मैकेनिज्म होना चाहिए, किस केस में आप समन कर सकते हो, किस केस में आप उन लोगों को बुला सकते हो। बट another bench led by see justice बेला त्रिवेदी, शी प्रायोरिटाइज द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्होंने ईडी के फेवर में दिया। इन्होंने कहा कि स्टेट हैड नो चॉइस बट कंप्लाई विद द समन ऑफ ईडी। ओके, इसी, और ये इकलौता केस नहीं है, जितने टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ न्यूज को, इनके जितने भी जजमेंट्स हैं मोस्टली हमें गवर्नमेंट के फेवर में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ईडी ने इन्हीं की बेंच के पास गया था केस, इन्होंने कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं इन तमिलनाडु दे शुड अबाइड बाय द ईडी समन। जबकि मद्रास हाई कोर्ट, वहां भी जुडिशरी है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था दैट एजेंसी हैड नो ज्यूरिसडिक्शन टू समन द ऑफिशियल्स। यहाँ पे हाई कोर्ट का कहना था कि ईडी का ये जो समन है इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग एनी प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। ओके, यहाँ पे सिर्फ आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या कोई प्रोसीडिंग्स हुई है, क्या कुछ क्राइम जैसा कुछ हुआ है। ओके, और जो कि अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुआ है कहीं भी, वो रजिस्टर भी नहीं हुआ है, वो आपसे भी एक तरीके से आप प्रिडिक्शन कर रहे हो। Okay, it predicate offense is not schedule offense under PMLA and it violate the principle of federalism. तो अब दूसरी जो बेंच थी लेड बाय सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, उनका कहना था कि एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाना चाहिए ईडी की फंक्शनिंग को लेकर। इन दिस केस ईडी अप्रोच्ड द टॉप कोर्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ इट्स ऑफिसर। इनके एक ऑफिसर थे ईडी के, अंकित तिवारी, ये ब्राइब लेते हुए पकड़े गए थे। तो तमिलनाडु का जो विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्रांच थी उसने एक ब्राइब केस इनके अगेंस्ट रजिस्टर किया। फिर ईडी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि हमारे ऑफिशियल का ये जो केस है वो आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, तमिलनाडु पुलिस के हाथ में ना रहे। यहाँ पे जस्टिस कॉल थे, इन्होंने भी वॉर्न किया था ईडी को अगेंस्ट क्रिएटिंग एन एटमोस्फियर ऑफ फियर। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिक्स सिग्नल आए, कभी कोई जज कुछ कहता है, कभी कोई जज कुछ और कहते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अभी एक रीसेंट केस में इट ट्रिम डाउन ईडीज विंग व्हेन इट डिसमिस्ड पीएमएलए प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट कर्नाटका डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पावर पर लिमिट भी लगाई है। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि ईडी कुछ गलत तरीके से काम कर रही है, ये प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को सीधे सीधे वायलेट कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी रूल्ड स्टेट्स को ज्यादा हॉन्ट किया जा रहा है। कांग्रेस प्रोमिसेस राइट ऑफ अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप इज लाइक कि आप अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में हो या चलो कॉलेज से पास आउट भी हो गए, तो आपको किसी प्राइवेट कंपनी के साथ 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाएगी, ठीक, ताकि आपको इससे क्या मिल सके, आप स्किल्स डेवलप कर पाओगे, आप कुछ वर्क एक्सपीरियंस डेवलप कर पाओगे। और इस प्राइवेट कंपनी को क्या फायदा होगा, पहली बात कि इसको एक रिक्रूट मिल जाएगा, यानी कि एक एम्प्लॉय वर्क करने को मिल जाएगा जिसकी सैलरी गवर्नमेंट दे रही है।
ठीक है, तो इसको तो फ्री में एम्प्लॉय मिल गया साथ में, और एम्प्लॉय को ये फायदा होगा कि मुझे स्किल्स मिल गई और मुझे एक्सपीरियंस मिल गया। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 1 साल का मिला। बट अब इस प्राइवेट कंपनी के पॉइंट ऑफ से एक और बात सोचिए कि मैंने एक नए रिक्रूट को लिया जिसे अभी कुछ नहीं आता, मैं उसको स्किल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं एक ऐसे एम्प्लॉय को क्यों लूं जिसे कुछ आता ही नहीं है? सिखाना तो मुझे पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम इंडिया की इस वक्त जो रियलिटी है वो यही है कि हमारे यहाँ मेजोरिटी जो जॉब सेक्टर में जाते हैं उनको कुछ नहीं आता। खुद टेक्निकल, वो टॉप इंस्टीट्यूट छोड़ दीजिए, बट खुद हमारी जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी विप्रो वगैरह, वो यही कहती हैं, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, इनका यही कहना है कि 90% जो रिक्रूट्स हमारे पास आते हैं इंजीनियरिंग करके, दे आर लाइक दे नो नथिंग। उनको पूरी की पूरी ट्रेनिंग ही देनी पड़ती है। तो ये आर्ग्यूमेंट तो इनवैलिड हो जाता है प्राइवेट कंपनी का कि इन बच्चों के पास जब स्किल्स ही नहीं है तो हम इनको हायर करके क्या करेंगे? कर लीजिए हायर, स्किल्स गेन कर लेंगे। ओके, और बाकी सैलरी तो पूरी गवर्नमेंट पे कर ही रही है 1 साल की, आपको तो कुछ देना नहीं है। आपको सिर्फ उसको उनके स्किल्स देनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है। और वैसे भी आप जो हायर करते हैं उनमें से 90% को भी तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है ना आपको, उनको उनको कौन सी स्किल्स आती हैं? राइट। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं अप्रेंटिसशिप। ठीक। अब अप्रेंटिसशिप में ये जरूरी नहीं है मैंने 1 साल अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली इस कंपनी के साथ, अब ये उस कंपनी की मर्जी है कि उसको अगर मेरा वर्क पसंद आ रहा होगा कि मैंने आपकी स्किल्स अच्छे से सीखी है, मैं अच्छे से वर्क करता हूँ, आगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकता हूँ, तो वो मुझे रिक्रूट कर सकती हैं अपने यहाँ पर एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, या चाहे तो मुझे वापस भी भेज सकती हैं। राइट। अप्रेंटिसशिप में ये होता है कि कंपनी पे कंपल्शन नहीं है कि आपको इसको जॉब देनी है। मेरा काम था 1 साल के लिए इसको स्किल्स देना, मैंने दे दी। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसको अपने यहाँ एज ए एम्प्लॉय रखना है हमेशा, तो मैं रख सकता हूँ, नहीं रखना है नहीं रखना है। ओके। एट एक चीज अच्छी है कि यहाँ पर चलिए कांग्रेस पार्टी जो भी अपने, बट कांग्रेस बात कर रही है जॉब्स की, वो बात कर रही है युवाओं को स्किल्स देने की, वो बात कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट की। राइट। दूसरी एटलीस्ट ये इश्यूज हैं जो इलेक्शन में होने चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट, ये इश्यूज होने चाहिए। कम से कम एक चीज तो है कि ये जो मेन इश्यूज है ना यूथ के, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, स्किल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दी पेपर लीक, गवर्नमेंट के एग्जाम्स के जो पेपर लीक्स हो रहे हैं। ठीक है, और इंटरव्यू में होने वाली बायसनेस, जैसा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एम्स के कंटेक्स्ट में कहा कि वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं है एसटी एससी ओबीसी का, इसलिए वहां पर बायसनेस के केसेस देखे गए हैं, और ये खुद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का स्टेटमेंट है कि इंटरव्यू पैनल में भी हमें डाइवर्सिटी इंश्योर करनी चाहिए। लोगों को जॉब्स देना, स्किल्स देना, पेपर लीक को रोकना, ये सब करना जरूरी है, तभी जाकर यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट की ओवरऑल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9 लाख पोस्ट खाली पड़ी है वैकेंसी, उसके बाद भी अगर वो फिलअप नहीं की जा रही तो क्यों? उनका यह कहना है कि ये जॉब, सैलरी, पेंशन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनता है। बट आप टैक्स भी तो जनता से ले रहे हो, आप अगर आप नहीं दोगे जॉब तो कौन देगा? ठीक है, पूरी जॉब आप नहीं दे सकते, लेकिन ये एक स्टिमुलेट तो करता है एक फैमिली को। एक फैमिली में जब एक की जॉब लगती है तो फिर आगे उसकी फैमिली रन करती है। और फिर अगर गवर्नमेंट जॉब्स का मोटिव ही यही होता है कि एक फैमिली में जब एक सेफ जॉब होती है तो दूसरा जो बंदा होता है उसकी फैमिली में, वो सेल्फ बिजनेस में ट्राई कर सकता है कि चलो एक थोड़ी सी सिक्योरिटी आ गई है फैमिली में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, नाउ आई कैन ट्राई समथिंग ऑन माई ओन। तो ये सब इश्यूज हैं जो इलेक्शन में बात होनी चाहिए, जिन पे एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी जो भी कर रही है, पर एटलीस्ट इन इश्यूज पे बात कर रही है। इट्स नॉट लाइक कि पहले एलिगेशन लगाते रहो, इसने वो करप्शन किया, इसने ये करप्शन किया, बाद में उनको अपनी ही पार्टी में लेके सीएम और डिप्टी सीएम बना दो। क्योंकि तो ये मोदी की गारंटी, ये सब फालतू की बातें। यहाँ पर 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल सिटिंग होल्ड करेगी ये देखने के लिए कि एसबीआई ने जो एप्लीकेशन ली है कि हमें 30 जून तक का टाइम दीजिए, उसको एग्री करना है या नहीं। क्योंकि 6 मार्च तक इनसे डिटेल्स मांगी गई थी, जो कि एसबीआई ने कहा है कि हम नहीं दे पाएंगे अभी, हमें 30 जून तक का टाइम चाहिए। बट इस टाइम तक तो लोकसभा इलेक्शन ही खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद जब इस पे जजमेंट आएगा भी ना, तो ट्रस्ट में मीडिया को इस हद तक दबाया जाएगा कि बिल्कुल इस मैटर पे बात ही नहीं होनी चाहिए, कवर ही मत करो प्रोसीडिंग्स को, होने तो जो जजमेंट आ रहा है कोई कवरेज देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड दिया है, दिस इज फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ अवार्ड दिया गया है। नाउ इसमें एक नाम देखिएगा आप, रणवीर अलाहाबादिया, इनका चैनल चलता है बियर बाइसेप्स के नाम से। पहले तो शुरू में ये काफी न्यूट्रल न्यूट्रल चल रहे थे, बाद में गवर्नमेंट ने इनके साथ एक टाई अप किया कि आप यूनियन मिनिस्टर्स के इंटरव्यू कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक बार समझ गई थी कि आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है, टीवी न्यूज चैनल, कोई नहीं देख रहा आजकल, बहुत बहुत कम लोग देखते हैं, सब समझ चुके हैं कि मीडिया बायस्ड है। लेकिन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पब्लिक एक्टिव है आजकल, तो ये जो पॉडकास्ट टाइप की चीजें चलती है उसको गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि हम इनके थ्रू जनता तक अपनी बातें पहुंचाएंगे। तो उन्हीं में से एक था ये रणवीर अलाहाबादिया, हु गोज बाय बियर बाइसेप्स। He has partnered with Digital India Corporation to interview a series of cabinet ministers.
यहाँ पर आरटीआई के कुछ पोर्टल को बंद कर दिया गया है, ये कहकर कि इमरजेंसी मेंटेनेंस हो रहा है यहाँ पर। इमरजेंसी मेंटेनेंस प्रिवेंटिंग द एप्लीकेंट्स फ्रॉम रिट्रीविंग देयर फाइल्ड एप्लीकेशन कन्वीनियंटली। तो अब जब तक ये मेंटेनेंस चलता रहेगा इस वेबसाइट का, तब तक आप अपनी जो आरटीआई एप्लीकेशंस हैं उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है वो सब मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कई बार एक्सपोज हुआ इस तरह का कि आरटीआई एप्लीकेंट्स का पर्सनल डेटा शेयर हो रहा था, ओके, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी उनके साथ दिक्कत हो रही है। सर्टिन सर्टिन का काम है ये सब हमारा साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह वगैरह देखना। इलेक्शन कमीशन, चैट जीपीटी, मेकर, इन सब ने आपस में बात की है कि कैसे मिसयूज रोका जाए एआई का, स्पेशली इलेक्शन सीजन में, क्योंकि काफी सारे डीप फेक्स के थ्रू वीडियोस बनाए जा सकते हैं और बीजेपी वाले इसमें माहिर भी हैं। राहुल गांधी के कई स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने कहे कुछ और हैं, बस कितना स्मार्टली उसको क्लिप करके कटिंग चला के बता दिया गया। वो आलू से सोना बनाने वाला स्टेटमेंट एक्चुअली मिस्टर मोदी का था। राहुल गांधी उसको कोट कर रहे थे, बट उसको इतना चलाया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कि आप वो लोगों ने मान ही लिया कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट था। उसी तरीके से अभी एक और रैली में वो बात कर रहे थे ऑन दी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में जब वो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 2-3 लाइन बाद कुछ बोला था, चील कौवे ऊपर उड़ रहे थे, तो इन्होंने वो लगा दिया, ठीक है, उसको दोनों को कनेक्ट कर दिया इन्होंने। और फिर बच्चे का सीरियसली कुछ डिब्बा निब्बी बोल भी रहे हैं कि राहुल गांधी को यही नहीं पता अनएम्प्लॉयमेंट कम कैसे होगा, बच्चों को जॉब, लड़कों को जॉब देने से या चील कौवों को जॉब देने से, क्योंकि उस तरीके से क्लिप करके चलाया गया। तो ये जो बच्चे हैं 18-19 साल के, दे आर मतलब बहुत विक्टिम बन चुके हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, वो सच जानना ही नहीं चाहते। From an initial plan to fully subsidize the installation of 1 kilowatt to 3 kilowatt solar system in 1 crore household via types, पहले था कि हम इतना आपको 100% सब्सिडाइज करेंगे, बट अब सेंटर ने कहा नो, वी विल कंट्रीब्यूट ओनली अप टू 60% ऑफ द कॉस्ट, बस इतना ही चेंज किया गया है। और ये 1 to 3 किलोवाट काफी होता है आपका 300 यूनिट तक जनरेट करने के लिए। 3 किलोवाट आवर सिस्टम कैन जनरेट अप टू 300 यूनिट्स अ मंथ। और ये जो सूर्योदय मिशन है 1 करोड़ हाउस होल्ड को लगाया जाएगा, इसकी बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। पुराने जो टारगेट्स थे वो टारगेट क्वांटिटी बेस्ड थे, लाइक हमें 40 गीगावाट सोलर रूफटॉप से बनाना है। अब हमारा टारगेट गीगावाट के टर्म्स में नहीं है, अब हमारा टारगेट है कि हमें तो 1 करोड़ हाउस होल्ड पर सोलर रूफटॉप सेटअप करना है। कितना जनरेशन होगा बात की बात है, बट 1 to 3 किलोवाट लगाए जाएंगे ताकि डायरेक्टली, जैसे कुछ स्टेट्स में हो रहा है कि 300 यूनिट या 200 यूनिट तक हम आपको पावर फ्री दे रहे हैं, तो सेंटर का कहना है हम इस तरह की चीज नहीं करेंगे, लेकिन 300 यूनिट तक आपको फ्री मिल जाएगी अगर आप गवर्नमेंट की इस स्कीम को अवेल करते हो तो। अरे सो दिस इज सूर्योदय स्कीम। यहाँ पे लेबर के बारे में है, अगेन ये वही सब बातें करेंगे आपको जो मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली लोगों की इनकम, लोगों की सैलरी में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिला है और जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है। पॉवर्टी में वो डिक्रीज नहीं हुआ है जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, या नीति आयोग ने कहा कि जस्ट 5% अब पुअर लोग रह गए हैं कंट्री में, ऐसा नहीं है। जस्ट 3%, अभी जो लेटेस्ट डेटा आया अनएम्प्लॉयमेंट का कह रहे हैं 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई, जैसे मान लो एक किसी फैमिली में एक शॉप है, ठीक है, उस शॉप को पहले एक इंसान रन कर रहा था, आज उसी को 4 लोग रन कर रहे हैं, तो कहने के लिए तो आप कहते हो कि ये सब एम्प्लॉयड हो गए, बट उसमें इनकम का कुछ नहीं हुआ है। वो दुकान से सेल उतनी ही हो रही थी जितनी पहले हो रही थी। 90% of the working Indian population earns livelihood through informal employment, okay, which have little or no job security, no employment benefits, no social protection and lower earning। एक तरफ होता है फॉर्मल जहां आपको प्रॉपर सैलरीड टाइप की जॉब्स मिलती हैं, मंथली आपकी सैलरी आती है। दूसरी होती है इनफॉर्मल, जैसे आपने कोई शॉप ओपन कर ली, ठीक है, छोटे सा किराना स्टोर खोल लिया, उस टाइप का। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये 2017-18 से शुरू हुआ, इससे पहले हुआ करता था नेशनल सैंपल सर्वे, ओके। तो नेशनल सैंपल सर्वे को ही रिप्लेस किया गया इन 2017-18 विद पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। This is one thing. Then, overall labor force participation rate has gone up steadily from 58% in 2021 to from 52% in 17-18। ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये हमें बताता है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ये इंक्रीज हुआ है, और मोस्टली किस वजह से हुआ है, थैंक्स टू वुमेन पार्टिसिपेशन। अब मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था वुमेन पार्टिसिपेशन, लेकिन वो किस टाइप की क्वालिटी ऑफ जॉब्स में आया है और क्यों आया है, क्योंकि घर की इनकम नहीं बढ़ रही है, पॉवर्टी में नहीं गिरना चाहते, इसलिए जब पहले लगता था कि हस्बैंड की इनकम से भी काम चल जाएगा, बट अब नहीं चल रहा है और विमेन को भी काम करना पड़ा। स्पेशली अगर रूरल एरियाज में देखेंगे आप तो उन विमेन्स को क्या जॉब मिली होगी, मनरेगा में या तो जाएंगी फैमिली की इनकम को सपोर्ट करने के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाएंगी। कल भी हमने बात की थी कि इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी कि कितनी विमेन पार्टिसिपेट करें, इट्स अबाउट द क्वालिटी
एक टाइम था जब विमेन एस्पायर करती थी टीचिंग के प्रोफेशन को, बैंकिंग सेक्टर की बहुत जॉब्स आती थी, आज वो आपने ना के बराबर कर दी है। और उसके बाद आप कह रहे हो कि विमेन छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर लग रही हैं तो ये जॉब्स हैं। तो जॉब और जीविका में फर्क नहीं समझ रही है गवर्नमेंट, या जानबूझ के समझाना नहीं चाह रही है। इट इज ड्रिवन लार्जली बाय विमेन इन रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज में क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी तो देखिए, फिर आपने विमेन को क्या दिए। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज आल्सो डिक्लाइंड टू 4.2% इन 2021-22, लेकिन जो अभी लेटेस्ट सर्वे आया है उसमें ये और डिक्लाइन, फर्दर डिक्लाइन होकर 3.1% हो गया है। ओके, नो इंप्रूवमेंट, चलिए मान लिया कि इंप्रूवमेंट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में रेट, बट क्वालिटी ऑफ जॉब्स आर वेरी पुअर। ठीक है, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं लोग, विमेन भी डिलीवरी एजेंट बन के काम कर रही हैं, कहीं स्विगी के लिए, कहीं फ्लिपकार्ट के लिए। देर इज ड्रॉप इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट लार्जली ड्रिवन बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या फिर किराना स्टोर खोल लीजिए छोटे छोटे। सो सबसे ज्यादा राइज जो हमें देखने को मिला है एम्प्लॉयमेंट में वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब आप बीटेक पानीपुरी वाली बन जाइए या बीटेक चाय वाली, बट उसे आप अगर जॉब कह रहे हो तो फिर दिक्कत आपके साथ है। द बल्क ऑफ द ग्रोथ इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैज कम फ्रॉम द राइज ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। यानी कि एक शॉप थी फैमिली की, आज उसको 4 लोग चला रहे हैं, पहले एक चला रहा था। यानी कि आप बस एक हेल्पर बन के रह गए फैमिली रन कराना स्टोर में, उसको आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह रहे हो। This reflects the worsening of the quality of work. That's what I am emphasizing. The quality of work की और worse होता चला गया है. All India average real daily earning increased by around just 10 rupees between 17, 18, 21. Just 10 rupees आपकी इनकम बढ़ी है. That is just आपकी जो इनकम 17-18 में थी वो सिर्फ 4% बढ़ी है. सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड वाले लोगों की तो स्टैग्नेट होके रह गई है। ठीक है, नो इंक्रीज इन दी कैजुअल, और कैजुअल वर्क जो थे, जो लेबर्स टाइप के लोग हैं, उनकी भी 162 से 186, यानी जस्ट 20% इंक्रीज उसमें देखने को मिला है। तो सैलरीड, दिस सैलरीड जॉब वाले और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले, सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनकी इनकम तो स्टैग्नेंट होके रह गई है। कैजुअल वर्कर है तो उसकी बढ़ी है तो हार्डली 20% बढ़ी है, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है। एंड अब देख लीजिए ये लोग हैं कौन। द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये बस यही सब रीजन है कि गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि यूनिवर्सिटीज, आईआईएम्स, इन पे हमारा कंट्रोल हो, क्योंकि इस तरह के जो रिसर्च पेपर होते हैं वो कभी बाहर आने ही नहीं देंगे। ये तो चलो लंदन स्कूल में बैठे हैं तो उन्होंने लिख दिया, इस टाइप की चीजें। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, पिछले 1 साल से हम न्यूज में से कई लोगों को देख चुके हैं जहाँ आईआईएम, आईआईटी से कुछ रिसर्च पेपर निकला है, गवर्नमेंट ने उसको रुकवाया है। ठीक है, एक बार आया था ईवीएम के अगेंस्ट, वो भी गवर्नमेंट ने रोक दिया था। और आईआईएम के डायरेक्टर ने, एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मना भी कर दिया था, हम नहीं रोकेंगे, ये इंडिपेंडेंस है हमारे बच्चों को, वो कर सकते हैं। तब जाके गवर्नमेंट को ये हुआ था कि हमें इस तरह का बिल लाना है ताकि आईआईएम पे हमारा कंट्रोल बन सके थोड़ा। Now, while the rise in the labor force participation rate and the fall in unemployment appears to be positive sign, closer examination suggests that self-employed category of work saw the highest growth. Okay, आप कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, बट वो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप बीटेक पानीपुरी वाली चीजों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंसिडर कर रहे हो, कह रहे हो देखो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, तो ये तो ठीक नहीं है। ओके, दिस उसमें भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी अगर आप अनपेड फैमिली वर्कर देखेंगे, एक शॉप को आज 4 लोग चला रहे हैं, तो ये ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इन दो वजह से अगर आप ये दिखा भी दो कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, तो ये कोई अचीवमेंट नहीं होती गवर्नमेंट की। द अर्निंग्स फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिड नॉट रिकॉर्ड एनी इंप्रूवमेंट। द प्रॉब्लम इज हियर, अर्निंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, फैमिली की इनकम में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है। ओके, देन इनमें कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिला है हमें रेगुलर वेज और सैलरीड वर्कर्स में। टॉप 20% ऑफ द सैलरीड वर्कर्स सॉ ए ड्रॉप इन देयर रियल वेज, रियल डेली एवरेज अर्निंग्स ओवर द पीरियड। नाउ ओन अकाउंट वर्कर्स हो, कैजुअल वर्कर्स हो, अनपेड फैमिली वर्कर्स हो, दीज दे फॉर्म द 3/4, यानी कि 75% वर्कफोर्स यही बना रहे हैं। ओके, एंड ये आपने इनको एंगेज कर रखा है बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी टाइप की जॉब्स में। ठीक है, एक शॉप में आज 4 लोग बैठ रहे हैं जो एक आदमी भी चला सकता था, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या आई? नथिंग। आप बात कर रहे हो कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड ये पीक कर जाएगा अपना अगले 20 साल में, और एग्जॉस्ट कर जाएगा अगले 30-35 ईयर्स में, पर आप तो अपने जो लेबर्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हो बहुत ही सब ऑप्टिमल फैशन में, तो आप वेस्ट कर रहे हो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड। एंड ऐसे में ही आपको मनमोहन सिंह के वर्ड्स याद आते हैं दैट इट वुड बी अ डिजास्टर। आगे की लाइन में नहीं बोलूंगा। एसबीआई, एसबीआई ने जो रीजंस दिए हैं वो एकदम बकवास हैं, और अभी कोर्ट इसको एग्जामिन करेगा 11 मार्च को, सो लेट्स सी उसमें क्या निकल के आता है।
ये गिरा दिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि उसका कहना था कि ये 19(1)(a) में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसको वायलेट करता है। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन किस में आता है, तो गलती से आर्टिकल 21 वगैरह मत माराना, इट कम्स अंडर आर्टिकल 19(1)(a). ओके, एसबीआई को ऑर्डर दिया गया था कि मार्च 6 तक आप हमें पब्लिश कीजिए डिटेल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दैट वर रेसिपिएंट्स, डेट ऑफ परचेज ऑफ दिस बॉन्ड एंड डिनोमिनेशन, कि कितने करोड़ की बॉन्ड थी। ओके, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके। बट एसबीआई ने यहाँ पर कहा है कि हमें जून 24 तक का टाइम दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमें दो अलग अलग डेटा को कंपेयर करना होगा, जैसे कि परचेज बॉन्ड कब परचेज की गई है, किसने परचेज की, एंड पार्टीज जिनको बॉन्ड इशू हुआ है। ओके, यानी पार्टी और डोनर, इन दोनों को हमें मैच करना होगा। बट कुछ आरटीआई के थ्रू कुछ बातें निकल के आती हैं, वो रिपोर्ट्स बताती हैं कि बैंक के पास ऑलरेडी ये डेटा है, वो झूठ बोल रहा है यहाँ पर। उसके पास सब कुछ है, डोनर का डेट ऑफ परचेज एवरीथिंग है। इवन बैंक ने इशू भी किया था एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड हर एक बॉन्ड के लिए। ये सब डेटा बैंक के पास ऑलरेडी मौजूद है, वो सिर्फ आनाकानी कर रहा है ताकि इलेक्शन हो जाए कैसे भी। और ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट के कहने पर ही कर रहा है। तो जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है उसने इसके अगेंस्ट पिटीशन भी डाली है कि बिल्कुल आप डेटा तुरंत निकलवाइए, इलेक्शन से पहले ही निकलवाइए। ओके, क्योंकि हमारे पास मार्च 23 तक जब जो रिपोर्ट निकल के आई थी उसने कहा था कि 57% जो फंडिंग आई है इलेक्ट्रल बॉन्ड से वो अकेले बीजेपी को गई है, कांग्रेस को गई है 10%। सो द थिंग इज कोर्ट मस्ट कंपेल द बैंक्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर एंड फर्निश द इंफॉर्मेशन वेल इन टाइम बिफोर द इलेक्शन। तो अब कोर्ट ये कर पाता है या नहीं कर पाता है वो टाइम बताएगा। ओके, जेंडर इक्वालिटी एज ए प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी आप सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं समझना, ये पूरे वर्ल्ड ओवर समझिएगा, ठीक है, इस आर्टिकल को। The conversations around gender equality and women's empowerment continue to gain momentum. Just एक introduction point है आपके लिए। Gender equality and women's empowerment, these are fundamental to achieving sustainable energy for all। यहाँ पे एनर्जी की बात मेनली की जा रही है, क्योंकि देखिए विलेजेस में अगर आप देखें, इंडिया के कंटेक्स्ट में ही मत देखिए, हमने चलिए उज्ज्वला के थ्रू 8, 10, 12 करोड़ सिलेंडर बांटे, तो हमारे यहाँ तो सिचुएशन फिर भी थोड़ी इंप्रूव हुई, हालांकि पूरी इंप्रूव नहीं हुई है। बट और थोड़ा सा अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ जाइए तो वहां पर एनर्जी की जब बात हो, चाहे लालटेन के लिए कैरोसिन लेने जाना हो, लाइन में लगना हो, अफ्रीकन कंट्रीज में इमेजिन कीजिए। दूसरा कि चाहे खाना चूल्हे पे पकाना हो तो उसके लिए लकड़ियां काट के लानी, कौन कर रहा होगा ये काम? विमेन ही करती है मोस्टली, राइट। तो एनर्जी में कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी हमें नहीं देखने को मिलती है, और ये इस तरह की चीजें मोस्टली विमेन के ही सर पे आते हैं ये सब काम। Now, in fact, there are strong connection exist among Sustainable Development Goal 5 जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 जो क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी की बात करता है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12 जो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, राइट। क्योंकि देखिए बिना क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी के आप कोई जेंडर इक्वालिटी के बारे में सोच नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक सबसे बेसिक चीज है, उसके बिना कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता किसी भी कंट्री में। तो एनर्जी एक्सेस की बात करें तो women bear the primary responsibility for cooking, heating, lighting, etc. The lack of access to modern energy affects women and children disproportionately. For example, lack of access to clean and reliable energy, तो फिर women को बायोमास यानी कि लकड़ियां वगैरह, कैरोसिन, इन पे रिलाई करना पड़ता है खाना पकाने के लिए। इससे होता है हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन और उससे होती है प्रीमैच्योर डेथ। तो एक तरह से एनर्जी पॉवर्टी का रिस्क बढ़ता है, हेल्थ रिस्क बढ़ता है। Only 10% of the women hold technical post in energy sector as per International Energy Agency। International Energy Agency में मैंने आपको शॉर्ट नोट दिया था परसों लेक्चर नंबर 18 में, ओके, रिवीजन सीरीज में। Then this gender disparity is fueled by disparities in educational access, restricted opportunities for women to acquire technical skills and training, and inequitable company and policies। एक इनिशिएटिव चलता है विमेन एट द फोरफ्रंट प्रोग्राम। ये एक फोरम प्रोवाइड करता है फॉर इंडिविजुअल स्पेशली विमेन टू एम्बार्क ऑन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स एंड ड्राइव कलेक्टिव एक्शन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस। अब देखिए इतने माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि ना तो आप इनको नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो ना याद रख सकते हो। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बेटर बनाने के लिए, राइट। बाकी अगर मैं ये स्किप भी करवा दूंगा तो फिर आप कहोगे कि आप सब कुछ स्किप करा दिया। बट द थिंग इज मेरा फोकस ये रहता है कि ऐसी चीजें हम डिस्कस करें जो आप आंसर में यूज कर सको। बाकी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड में क्या चल रहा है जानना ठीक है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी की बात जब हम लोग करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए सोलर लाइट्स, सोलर लैंप्स। ओके, कैरोसिन से चलने वाले लैंप अलग है, सोलर से चलने वाले लैंप भी हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाला काम करते हैं। चलिए मेरे गांव में ग्रिड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने की जरूरत है। आप कोलैबोरेट कर सकते हैं विद द फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, क्विकली प्रोवाइड अफोर्डेबल एनर्जी एक्सेस एंड रिड्यूस द एवरीडे ड्रजरी ऑफ वुमेन्स वर्क। ठीक है, सोलर कुकर वगैरह भी हैं ताकि आपको खाना पकाने में मदद मिल सके। तो ये डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाता है, राइट। चाहे आप स्ट्रीट लाइट लगा लीजिए,
ठीक है। स्ट्रीट लाइट लगा लीजिए सोलार में, ताकि विमेन सेफ्टी इंश्योर की जा सके। सोलार कुकर आप यूज कर सकते हो, ताकि विमेन को काऊ डंग और उन चीजों पर कम से कम रिलाई करना पड़े। सोलार लैंप आप यूज कर लीजिए, ताकि कैरोसिन वगैरह पे आपको कम रिलाई करना पड़े। नहीं, इस तरह की चीजें आप कोट कर सकते हो अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी। सोलार ममास, ये ये लॉन्च किया गया था ताकि विमेन को हम ट्रेन करेंगे, सोलार पैनल्स इंस्टॉल करने में, रिपेयर करने में, मैकेनिक का काम सिखाएंगे। सोलार ममास, दिस एन इनिशिएटिव स्टार्टेड इन इंडिया टू ट्रेन द इलिटरेट विमेन टू बिकम सोलार इंजीनियर, ब्रिंगिंग क्लीन पावर एंड लाइट टू द कम्युनिटीज। ये बाकी सब बका आज रबिश चीजें ज्यादा आई है न्यूज़पेपर में सैटरडे होने की वजह से। ग्राउंड जीरो यहाँ पे क्या चल रहा है, वी डोंट नॉट इंटरेस्टेड। उत्तर प्रदेश का कुछ केस है, नॉट इंटरेस्टेड। केरल का है, नॉट इंटरेस्टेड। आगे चलते हैं। Okay. ईरान क्रशिंग प्रोटेस्ट लेड टू क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये यूएन का कहना है। okay. कि यहाँ पर हिजाब को लेकर काफी बवाल हुआ है ईरान में पिछले 1-2 साल में, जब वो गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज है। अब देखिए, ईरान में है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब है कि रिलीजन को यूज करते हुए आप गवर्नेंस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, ये वहां के अगर आप प्रेसिडेंट का नाम को देखेंगे, खमेनी को, तो वैसे ही लगते हैं जैसे कोई मौलाना है। बट थियोक्रेसी, अब इस तरह की चीजें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको ज्यादा लिबर्टी नहीं देंगे बोलने की। उन्होंने मान लिया है कि हिजाब पहनना है तो पहनना है, अब आप चाहे प्रोटेस्ट करते रहिए, और उन प्रोटेस्ट को ही क्रश करता रहा है ईरान पिछले 1 साल में। तो यूएन का यही कहना है कि ये जो आप प्रोटेस्ट क्रश कर रहे हो ना, दीज आर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सिमिलरली एक्सपैंडिंग सेटलमेंट इन पैलेस्टीन ए वॉर क्राइम। सी, आई टोल्ड यू कि एक है ये इसराइल, यहाँ पर है छोटा सा गाजा, और यहाँ है आपका वेस्ट बैंक। इस वेस्ट बैंक में इसराइल अपने सेटलमेंट्स इंक्रीज करता रहा है, क्यों? ताकि डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। तो दीस एक्सपैंडिंग सेटलमेंट्स इन पैलेस्टीन इज ए वॉर क्राइम, ये भी यूएन का कहना है। तो इसराइल के ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म बन रहा है। सी हियर पीपल आर फाइटिंग फॉर एजुकेशन, कि ज्यादा प्राइवेटाइज करना एजुकेशन को ठीक नहीं है, और ये कहाँ पर हो रहा है? ग्रीक पार्लियामेंट में। यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल बिल आया है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, जो अमीर लोगों को ज्यादा फेवर करेंगे, इट विल फेवर द रिच, राइट। लेकिन हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, चीजें महंगी होती जा रही है। स्कूल एजुकेशन आज थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अनअफोर्डेबल होता जा रहा है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सेंडिंग ट्रूप्स टू यूक्रेन नॉट ऑन टेबल, पेरिस, ठीक है। या तो ये इस तरह की अवेयरनेस लोगों में होना जरूरी है, कि उनके प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दे दिया था कि हम ट्रूप्स भेज सकते हैं आगे, बट नहीं, काफी हल्ला हुआ उस पर, पब्लिक से लेकर अपोजिशन मेंबर्स तक, कि नहीं, इस तरह की स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते हो। कल को रशिया से, अगर रशिया रशिया ने कहा भी था कि ये वार्निंग है हमारी तरफ से कि आप न्यूक्लियर वॉर की नौबत आ जाएगी अगर दूसरी कंट्रीज ने अपनी फोर्सेस यूक्रेन में उतारी तो। और एक तो सिर्फ लीडर्स के हाथ में अपने देश को छोड़ देना सबसे ज्यादा पब्लिक को ही तकलीफ देगा आगे चल के। म्यांमार स्टूडेंट डिफाइज जनता फ्रॉम जेल। जब भी कोई तानाशाही के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है तो वो सबसे पहले स्टूडेंट्स ही थे। चाहे वो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी हो, तो वो भी गुजरात के एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन से ही शुरुआत हुई थी उसकी। ऑलराइट, उस तरह म्यांमार हो, कहीं भी चले जाइए वर्ल्ड में, देखिए हमारे यहाँ जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द पेपर लीक्स या गलत रिक्रूटमेंट के खिलाफ, तो हमारा ही मीडिया आगे आ जाता है सरकार को बचाने की, नहीं ये तो बच्चे नकारा है, निकम्मे, इन सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए तो मत कराओ, एग्जाम बंद कर दो। लेकिन बच्चों को साल साल भर तैयारी करवा के और उसके बाद उनके पेपर लीक कर देना, ये कौन सी डेमोक्रेसी है आपकी? बट कुछ तिहाड़ी लोग हैं जो 100 करोड़ की उगाही करने में जेल जा चुके हैं पहले, लेकिन आज वो पत्रकार बन के बैठे हैं आज तक पे, और वो बच्चों को ब्लेम करते हैं कि बच्चे ही रिस्पॉन्सिबल हैं। गवर्नमेंट तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, कभी उसकी न्यूज सुनना आप। एफ्टा, अब तक आई होप कि आपको चारों कंट्रीज के नाम याद हो गए होंगे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें थी। फर्स्ट, जिसकी कमिट किया गया, पहली बार कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ है जहां पे कमिटमेंट दिया गया है कि करेंगे ही करेंगे हम इतना, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगले 15 साल में, और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट एफटीए वेयर इंडिया हैज गॉट ए कमिटमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यू शुड एम्फेसाइज दिस पॉइंट कि हमें इसी तरह के एफटीए की जरूरत है। इट विल ट्राई टू हेल्प ब्रिंग डाउन द ह्यूज ट्रेड डेफिसिट दैट इंडिया हैज विद द ब्लॉक। तो अभी छोटी सी कंट्रीज हैं चारों, फिर इनके साथ हमारा इतना ट्रेड डेफिसिट क्यों है? मैंने आपको पहले बताया था कि स्विट्जरलैंड को देखिए, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस स्टोन, ये सब यहीं से आता है। इनफैक्ट 90% डायमंड्स हमारे यहाँ पॉलिश और कट होते हैं, बट वो रशिया के थ्रू पहले स्विट्जरलैंड जाते हैं, स्विट्जरलैंड के थ्रू फिर इंडिया में आते हैं। गोल्ड सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड से आता है। टू स्टेट्स अनवील इंडिया फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल लाइसेंस। और उस दिन मैंने आपसे कहा था कि आपको ऑक्शन जो करेगी वो भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, लेकिन आपको जो लाइसेंस लेना होगा लीज के लिए, अब वो आपको कहां से लेना होगा? स्टेट गवर्नमेंट से। और जो रेवेन्यू जाएगा वो कहां जाएगा?
वो भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑफशोर मिनरल है तो यानी कि इंडिया के कोस्ट के आगे का, तो ऑफशोर मिनरल से रिलेटेड जो भी लाइसेंस लेना हो, रेवेन्यू है, वो जाएगा सेंटर को। राइट, ये सब बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, पिछला जो वीडियो किया था इकोनॉमी का, उसमें मैंने आपको 5 टॉपिक करवाए थे। राइट, यहाँ पे पहले 2 स्टेट कर्नाटका एंड राजस्थान, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द ऑक्शंस फॉर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑफ क्रिटिकल एंड डीप सीटेड मिनरल्स। एक्सरसाइज कॉशन टू कीप बायसेस अवे फ्रॉम एआई मॉडल्स। अब इसका मैंने आपको एग्जांपल रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू समझाया था कि आप कल को कहेंगे देखिए सबसे इंटेलिजेंट जो मशीन बनाई है वो भी कह रही है रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, बट द थिंग इज कि आपने उस मशीन को जब ट्रेन किया था लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू, तब आपने उसको इनपुट किस तरह का दिया था। अगर आपने उसको बायस्ड इनपुट ही दिया है तो बायस्ड आउटपुट ही जनरेट करेगा। ऑलराइट, तो वी नीड टू एक्सरसाइज द कॉशन टू कीप बायसेस अवे फ्रॉम एआई मॉडल। अगर आपने बायस्ड लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे उसको ट्रेन किया है तो वो बायस्ड आउटपुट ही देगा। जब तक आप उसको पूरी हिस्ट्री नहीं बताओगे इंडिया के कास्ट सिस्टम की, तब तक वो यही कहेगा कि ये मैरिट ही होनी चाहिए, क्यों डिफरेंस है सब बच्चों में। राइट, तो आप क्या इनपुट क्या दे रहे हो उस पर मैटर करता है वो। चलिए इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं, आज उसमें एक ज्यादा काम का आर्टिकल आया है हमारे लिए। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी यानी आपके नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। इन्हीं के लिए नया टर्म कॉइन किया गया है अष्टलक्ष्मी, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज के लिए। यहाँ पर यूएस ने कहा है अपने लोगों को कि आप रशिया छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर उसको उम्मीद है कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट अटैक कर सकते हैं। यूएस एम्बेसी इन रशिया वार्नड दैट एक्सट्रीमिस्ट हैड इमिनेंट प्लान फॉर एन अटैक इन मॉस्को। और देखिए ये होगा, ये लंबी लड़ाई चलेगी ना तो पुतिन के अगेंस्ट ही डिसअफेक्शन क्रिएट होगा कंट्री में। एक वो कूप करने की कोशिश की थी, एक वो जो फ्रीलांसर आर्मी होती है इनकी, उसके लीडर ने, फिर उसको बाद में मरवा दिया गया प्लेन क्रैश में, और आई शुड से कि मर गया। टर्की टर्की चाहता है कि इसके रिश्ते दोनों से बने रहें, कीव के साथ भी बने रहें और रशिया के साथ भी बने रहें, इसलिए थोड़ा मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है। ये चाहता है कि यूक्रेन टॉक करे रशिया से वॉर को एंड करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन जो है रशिया जो है वो बस ये चाहता है कि यूक्रेन में एक प्रो रशियन रिजीम सेटल की जाए। ये प्रो वेस्टर्न जो रिजीम है जेलेंस्की की, इसको हटाया जाए। ओके, टर्की के भी जो प्रेसिडेंट है काफी पावरफुल माने जाते हैं, रेसेप तैयब एर्डोगन, और टर्की एक नाटो मेंबर भी है। ये एक पीस ब्रोकर का काम करना चाहता है ताकि इसके दोनों ही कंट्रीज के साथ अच्छे रिश्ते रह सकें। ओके, और टर्की ही था जिसने यूएन के साथ मिलकर वो ब्लैक ग्रेन डील साइन करवाई थी। ठीक है, ब्लैक ग्रेन डील, ताकि जो ब्लैक सी में सी से जो ट्रेड होना है, रशिया यूक्रेन अच्छा खासा व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो अफ्रीकन कंट्रीज काफी डिपेंड भी करती हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज पे काफी डिपेंड करती हैं उस व्हीट पर। तो उसके लिए ब्लैक ग्रेन डील साइन करवाई थी इसने मीडिएशन करके, बट वो टिक नहीं पाई। EU said to open maritime aid corridor from Cyprus to Gaza। ठीक है, यहाँ पर एड प्रोवाइड करने के लिए पैलेस्टीनियंस को, क्योंकि अभी जो वो अटैक किया उस दिन, लाइन में लगे हुए लोगों को मारा इसराइल ने, उसके बाद से यूएस हो EU हो, इन सबकी थोड़ी सिंपैथी पैलेस्टीनियंस के साथ गई है, यानी कि गाजा के लोगों के साथ, कि इनको एड तो पहुंचाना चाहिए, बिकॉज दे कैन डाई ऑफ स्टारवेशन। जस्ट लुक एट दीज सीन्स, दे कैन डाई ऑफ स्टारवेशन, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा उनको ठीक से। इसराइल ने इस वॉर को बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया, बट अगेन अब स्टिल स्टिल हमास उनके जो लोग हैं उनको रिलीज करने को तैयार नहीं है अभी तक। ये कतर जो मीडिएटर का काम कर रहा है, इट शुड टेल दोस हमास एक्सट्रीमिस्ट कि उनको रिलीज करो, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। ऑफरिंग मनी टू सेटल रेप केस स्ट्राइक्स एट द कोर ऑफ अ जुडिशियल सिस्टम। अब देखिए, ये मैंने यूपी का एक केस बताया था, वहां भी एक फादर ने सुसाइड किया, उसका भी यही था कि प्रेशर आ रहा था कि सेटलमेंट कर लो आपस में। और यहाँ पर भी एक है कि एक पेटिशनर ने आर्ग्यू किया है कि देखिए हम लोग आपस में सेटल कर रहे हैं, आप केस को रद्द कर दीजिए। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये नहीं होता। ये फिल्मों में दिखाया जाता था पहले कि रेप हो गया तो चलो बाहर सेटलमेंट कर लो, शादी करवा दो इनकी, ये होता था यार। इनफैक्ट कई एपिसोड्स पे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां पर कि चलो इनकी मैरिज करवा दो, तो ये पंचायत वगैरह जो होती थी थोड़ी, कि इस लड़के से गलती तो हो गई है बट अब इनकी शादी करवा दो ताकि ये मैटर यहीं सेटल हो जाए। तो ये सुप्रीम हाई कोर्ट का बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप मनी ऑफर कर रहे हो या किसी भी तरह का सेटलमेंट ऑफर कर रहे हो रेप केस में, तो इट स्ट्राइक्स एट द कोर ऑफ आवर क्रिमिनल सिस्टम इटसेल्फ। ओके, आज के पेपर में वैसे सच में ज्यादा नहीं है। ये हेल्थ टॉक्स ऑन चाबहार विद ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, ये मैटर हमने वहां देख लिया।
ग्लोबल साउथ बिलीव्स इन इंडिया, तो वो तो बोल बच्चन वाली बातें हैं कि हाँ ठीक है, ग्लोबल साउथ बिलीव कर रहा है। और उसमें इंपॉर्टेंट है कि हमने अपना जो डीपीआई, ठीक है, इंडिया इंडिया स्टैक्स जो हमने शेयर किया है, चाहे वो आधार हो, यूपीआई हो, या हमारी डिजिटल लाइब्रेरी हो, ये सब हम लोग एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है बाय 27 एवरी विलेज इन एग्रीकल्चर विल हैव ए एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और ये अच्छी बात है अगर हो पाता है ऐसा तो। Center has introduced 20 new activities to be associated with primary agriculture cooperative society, credit society, enabling them to generate profit। ये काफी सारी तो लॉस में चल रही हैं। इसके लिए कंप्यूटराइजेशन भी किया गया है। एम है हमारा टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द गैप्स थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। ये सस्ता लोन प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर में। ये भाई फोर नेशन एफटीए वाला इशू है, देख लिया है हमने। गवर्नमेंट टू वर्क ऑन डोमेस्टिक एआई चिपसेट्स इन थर्ड टर्म, तो जब आएगा तब देखेंगे। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स वगैरह और वो सेमीकंडक्टर में हम लोग जो कर रहे हैं वो सब हम देख चुके हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या कंक्लूड कर लिया है? हमने इंडिया यूएई एफटीए कंक्लूड किया, यस। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंटरिम एफटीए किया है, यानी कि कुछ चीजों पर, अभी पूरा नहीं। इसके अलावा ओमान के साथ डील चल रही है, यूके के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं, और एफ्टा के साथ डील ऑलमोस्ट अनाउंस होने वाली है, संडे को अनाउंस हो भी जाएगी। राइट, तो ये तीन में से एक तो साइन हो जाएगा, दो बचे हैं ओमान के साथ। ओमान से हम लोग, रिमेंबर ओमान की एक रिफाइनरी हमारे यहाँ खुली हुई है गुना में, मध्य प्रदेश हमारी ही है। ओके, उसमें एक रिफाइनरी खुली हुई है जिसमें हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं। और क्योंकि हम काफी सारा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, राइट, और फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमें चाहिए गैस। और कतर से हमने अभी 20 ईयर्स की डील भी साइन की थी, राइट। तो वो सब ओमान के साथ भी हमें यही सब बेनिफिट होगा। वो हमारे लेबर्स वहां जा सकेंगे, रेमिटेंसेस होगा, वहां पे पैसा बहुत है उनके पास, उससे इन्वेस्टमेंट आएगा, वो अपनी जगह है। बट गैस सप्लाई बहुत जरूरी है, क्योंकि गैस फिर भी एक ट्रांजिशन माना जाता है। नेचुरल गैस जो है इसको एक ट्रांजिशन फ्यूल कंसिडर किया जाता है। कोल जो कि काफी पॉल्यूटेड है, और रिन्यूएबल एनर्जी लाइक आपकी सोलर वगैरह, इन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन फ्यूल माना जाता है गैस को। और ओमान के पास काफी रिजर्व्स हैं। देन यूके के साथ भी नेगोशिएशन चल रहे हैं, जब हो जाएगा तब पता चल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। वैली में ये सब क्या चल रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी अभी, उसको उसके रिस्पेक्ट में लिखा है, बट नया कश्मीर एंड ऑल ये सब पॉलिटिकल एंगल से लिखा गया है। बाकी आपको उस वे में आपको दो चार इकोनॉमी के प्रोजेक्ट्स याद रखने हैं कि हम लोगों ने क्या क्या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आए हैं। यूए की तरफ से भी कुछ इन्वेस्टमेंट आया है, राइट। टूरिज्म पोटेंशियल, आज पीस है वहां पर, तो टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद हमने डिलिमिटेशन ऑलरेडी वहां पे कर दिया है, तो एसटीज को पहली बार इस तरह का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन मिला हुआ है। ऑलराइट, डिलिमिटेशन हो चुका है, तो ऑब्वियसली जल्दी वहां पर इलेक्शन भी कंडक्ट करवा ली जाएंगे। लद्दाख का इशू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो चाहता है हमें 6th शेड्यूल दिया जाए, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको 371 आर्टिकल 371 टाइप की प्रोटेक्शन दे सकते हैं, 6th शेड्यूल नहीं दे सकते। ओके, और बाकी इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए, जैसा कि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था। ये वही अप्रेंटिसशिप वाला मैटर है, जो गवर्नमेंट की कांग्रेस पार्टी ने सेट किया है। क्योंकि देखिए अप्रेंटिसशिप के लिए सबसे जरूरी है कि इंडिया में आज जो वर्क फोर्स है ना, उसमें हार्डली कहीं 6% है जिससे जो कहीं ना कहीं किसी तरह की एक स्किल्स लेकर आई है, फॉर्मल स्किल्स, राइट। कोई ट्रेनिंग लेकर आइए, कोई एक्सपीरियंस लेकर आइए, बाकी सब आ जाते हैं वर्क में, सीखते रहते हैं। ओके, बट अगर आप साउथ कोरिया और जर्मनी टाइप की कंट्रीज में जाएंगे ना, तो उनके यहाँ ऑलमोस्ट 95% जो वर्क फोर्स है वो पहले प्रॉपरली स्किल की जाती है। ओके, इसलिए उनके यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी लो होने का रीजन यही है कि हमारे यहाँ स्किल्स बहुत पुअर है, राइट। कांग्रेस ने प्रॉमिस किया इट विल इनैक्ट ए राइट टू अप्रेंटिसशिप लॉ मैंडेटिंग द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनीज को मैंडेटरी कहा जाएगा कि आप 1 ईयर की इंटर्नशिप दीजिए विद पार्टनरिंग गवर्नमेंट फंडिंग। ठीक, गवर्नमेंट फंडिंग बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप किसी प्राइवेट वाले से कह दोगे कि आप 1 साल के लिए नए लड़कों को हायर कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, वो क्यों देगा यार अपने खर्चे पे एक ऐसे लड़की को हायर करके जिसको कुछ नहीं आता अभी? उसको सिखाएगा क्या? नहीं। गवर्नमेंट अगर फंडिंग दे रही है तो सिखाएगा, राइट, ऑन डिमांड, जो बच्चा जाना चाहे। द आइडिया ऑफ फोर्सिंग कंपनीज टू एक्सेप्ट कैंडिडेट सीकिंग टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट इज बैड। ठीक है, कि आप फोर्स मत कीजिए, यहाँ पे इनका कहना है कि फोर्स मत कीजिए कंपनी को लॉ बनाकर, रादर देन द डिसीजन टू हायर शुड बी एम्प्लॉयर्स प्रेरोगेटिव, कि वो हायर करना चाहता है या नहीं। लॉ मत बनाइए, जबरदस्ती मत कीजिए उसके साथ। ठीक है, इट शुड नॉट बी गवर्नमेंट डिक्टेड। बट द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडाइजिंग, गवर्नमेंट अगर फंडिंग दे रही है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री को, तो ये कोई इतना बुरा आइडिया नहीं है। अगर गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है तो फिर सोचा जा सकता है एक बार को। टू मेक जॉब्स फॉर द यूथ ए की इलेक्शन कैंपेन, और सबसे अच्छी बात यही है कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन के लिए मुद्दे अच्छे चुने हैं। वो यूथ की बात कर रहा है, वो स्किल्स की बात कर रहा है, वो जॉब्स की बात कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट मंदिर और मस्जिद एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ना ही पाकिस्तान चाइना की बात कर रहे हैं।
द पोटेंशियल एम्प्लॉयज कैपेबिलिटीज आरंट फुली नोन। ठीक है, एक तो क्या है कि जिसको मैं एम्प्लॉय रख रहा हूँ अपने यहाँ पे 1 साल के लिए, मुझे उसकी स्किल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं कि इसको कुछ आता भी है या नहीं आता है। नॉट डज द पर्सन कंट्रीब्यूट मच टू द फर्म्स रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। और ये तो यहाँ पे सिर्फ सीखेगा, ये कुछ इतना अच्छा तो प्रोडक्टिविटी दिखा नहीं पाएगा कि मेरे फर्म को, मेरी कंपनी को कुछ फायदा हो। देर इज नो सर्टेनिटी दैट दिस इज there is no certainty that the apprentice who has acquired the requisite skills will remain after the training period is over। 1 साल बाद अगर उसको मैं रखना भी चाहूँ अपने यहाँ, तो वो कहेगा नहीं, मुझे तो मेरी स्किल्स इतनी अच्छी है कि मुझे कहीं और ज़्यादा अच्छा पेमेंट मिल रहा है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो सर्टेनिटी भी नहीं है कंपनी के लिए। तो हो सकता है वो सिर्फ नाम का सर्टिफिकेट देके आपको घर भेज दे और गवर्नमेंट से फंडिंग ले ले, ये भी चांसेस है कि उसने आपको सिखाया कुछ नहीं, बस नाम का सर्टिफिकेट दे दिया 1 साल टाइम पास करवा के, और फिर गवर्नमेंट से फंडिंग के पैसे मिल गए, तो वो भी एक रिस्क रहेगा। बट दिक्कत ये है, बात ये है कि बच्चा अगर अपने करियर के सीरियस होगा तो वो खुद कहेगा कि ये कंपनी जहाँ पर मुझे भेजा गया अप्रेंटिसशिप में ये कुछ नहीं सिखा रही, फिर गवर्नमेंट उसको बाद में ब्लैकलिस्ट कर सकती है कि आपको फंडिंग नहीं दे रहे हम। ओके, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत बुरे हाल है इससे। ठीक है, इसमें लूप होल्स आएंगे, वो बात की बात है, बट कुछ तो बेटर आउटकम निकलेंगे ना, वो तो फिर बच्चे की सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर अभी जो हाल है अगर उसी पे छोड़ दिया तो फिर हम अपना पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड वेस्ट कर देंगे। इट कैन लीड टू a classic market failure where firms are deterred from hiring due to lack of skilled workforce and their own reluctance to train those who may end up working elsewhere। कि मैं ऐसे बच्चे को ट्रेनिंग क्यों दूं जो कल को जाके हो सकता है कि मेरे कॉम्पिटिटर के ज्वाइन कर ले। सपोज कि अगर मेरा फर्म है, मैं उसको ट्रेनिंग देता हूँ कि चलिए आप वीडियो एडिटिंग मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, मेरी भी मदद हो जाएगी, मेरे काम में काम आएगा। ठीक है, वीडियो एडिटिंग वगैरह आप सीख लीजिए यहाँ पर, या अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन बनाना सीख लीजिए। अब हो सकता है कि मैं इसको 1 साल तक ही काम सिखाऊं और 1 साल बाद ये कहे कि मुझे तो आपके जो राइवल हैं, जो दूसरे यूट्यूब चैनल से, वो ज्यादा अच्छा पेमेंट दे रहे हैं मुझे, तो मैं वहां जाके काम करूंगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम मुझे क्या रहेगा कि मुझ में एक रिलक्टेंस आएगी कि मैं क्यों एक नए लड़के को ऐसी स्किल सिखाऊं जो कल को मेरे कॉम्पिटिटर्स यूज करें अच्छा पेमेंट देकर। राइट, तो वो चीज भी रहेगी, एक तरह का एक कंसर्न रहेगा। ऑलराइट, गवर्नमेंट बियर करेगी कॉस्ट को। ठीक है, ये कांग्रेस ने प्रपोज किया एटलीस्ट 1 लाख एनुअल स्टिपेंड एज पहली नौकरी पक्की। ठीक है, ये मोटो लगाया है इन्होंने, कांग्रेस ने। इंसेंटिवाइजिंग द कंपनी स्पेशली एमएसएमईज टू हायर इज प्रेफरेबल टू अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस। एटलीस्ट ये चीज जो कर्नाटक में इस बार गवर्नमेंट दे रही है ना कि 3,000 कुछ लड़कों को एम्प्लॉयमेंट अलायंस दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस, कि अगर आपको कॉलेज के बाद जॉब नहीं मिली है तो 1 साल तक सरकार आपको 3,000 रुपये महीना देगी। पर उससे तो बेटर ही है ना ये कि चलिए आप साल भर अप्रेंटाइसशिप करवा दीजिए, 1 लाख रुपए जो इन्होंने बोला है, लाख रुपए पहली नौकरी पक्की, वो इस अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस से तो बेटर स्टेप है। ओके, वो कर्नाटका में कर रही है कांग्रेस। द सॉल्यूशन कैन नॉट बी डोल्स, ये इस तरह से युवा निधि बनाकर अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस दे रहे हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है स्किल कीजिए यूथ को फॉर देम टू बी एम्प्लॉयबल। दोज स्किल्स हैव टू बी इम्पार्टेड इन स्कूल्स, कॉलेजेस, वर्क प्लेस, बोथ बाय इटसेल्फ एंड पार्टनरिंग विद द गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, तो मुद्दे अच्छे उठाए कांग्रेस पार्टी ने। अब अगर बीजेपी की बात भी है तो बीजेपी अगर इन्हीं चीजों पे चुनाव लड़े तो बेटर होगा। ठीक है, बार बार लेके आप पाकिस्तान और मंदिर और ये सब इन चीजों पे वोट नहीं दे सकते। देखिए, रिलीजन आपका प्राइवेट मैटर है। ठीक है, वो आपकी धार्मिक आस्था का मुद्दा हो सकता है, वो और राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। तो जो ये कहते हैं कि नहीं इन्होंने राम मंदिर बना दिया हम तो इनको ही वोट देंगे, ये आपका धार्मिक मुद्दा हो सकता है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो सो वोट ये देखिए कि जॉब्स उस लेवल की क्रिएट हो रही हैं मार्केट में या नहीं। बाकी ये सब आपके काम का नहीं है, छोड़िए इसको। न्यूट्रिएंट इनटेक एंड सब, इतना एक्सपर्ट नहीं बनना है हमें टॉपिक से, हमें बस उतना ही कंटेंट चाहिए जितना हमारा एग्जाम निकाल दे। इनके आर्टिकल आप मत पढ़ा कीजिए, राम माधव के, आरएसएस से एफिलिएट है, ये वन साइडेड बायस्ड ओपिनियन देंगे आपको और कुछ नहीं। ओके, ये तो हमने कल बात कर ली थी कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर कहा है गवर्नमेंट को कि जो फॉर्म दिया जाता है कैंडिडेट को, ठीक है, वहां पर आप ऑप्शन तो दीजिए कि इंसान को अपना आधार कार्ड लिंक अगर नहीं करना है तो वहां पर रीजन क्यों मांग रहे हो आप उससे, क्यों लिंक नहीं करना है, क्या आपके पास आधार कार्ड नहीं है, इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसमें अमेंडमेंट कीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। इलेक्शन कमीशन रिसेंटली अप्रोच द सेंटर फॉर प्रपोजिंग अमेंडमेंट्स टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 दैट वोटर एनरोलमेंट फॉर्म्स, जो फॉर्म दिए जाते हैं यहाँ पर, टू डिलीट द प्रोविजन दैट कंपेल्स ए वोटर टू प्रोवाइड द रीजंस। ये डिलीट कीजिए फॉर्म से, क्यों रीजन देना है किसी को, उसे नहीं देना, आधार तो नहीं देना। ठीक है, ये कंपेल कर रहे हो आप उस फॉर्म में कि आप रीजन दीजिए फॉर हर डिसीजन नॉट टू सीड देयर आधार नंबर विद द वोटर आईडी। हालांकि प्रपोजल टर्न डाउन कर दिया लॉ मिनिस्ट्री ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भी नहीं सुनी उन्होंने।
ये डेवलपमेंट इसलिए आई है क्योंकि एक पेटिशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कहा गया था कि ये जो फॉर्म है फॉर रजिस्टरिंग इलेक्टर्स डू नॉट मेक इट क्लियर दैट इट इज वॉलेंट्री फॉर एन इलेक्टर टू लिंक आधार विद द वोटर आईडी। राइट। बाकी की न्यूज आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ एक फॉर्डर पॉइंट की तरह काम करेगा कि फिलहाल के लिए इसको वॉलेंट्री रखा गया है, बट फॉर्म कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए जहां पे इंसान से रीजन मांगा जा रहा है कि आप क्यों लिंक नहीं करना चाहते, तो नहीं करना उसकी मर्जी। देखिए बाकी अब पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्डर पॉइंट की तरह ही यूज होगा वो। ये बाकी अगर आपको जानना ही है मैटर तो मैं बता देता हूँ। फरवरी 2015 में चीफ इलेक्शन कमीशन थे एच एस ब्रह्मा, इन्होंने अनाउंस किया कि इलेक्शन कमीशन वुड स्टार्ट ए ड्राइव टू लिंक आधार विद द इलेक्टोरल रोल डेटाबेस, यानी आपका इलेक्शन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार दोनों को लिंक किया जाएगा। एम क्या था? टू रिमूव द बोगस और डुप्लीकेट एंट्रीज फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। कि कई बार क्या है कि ऐसे आदमियों के नाम पर भी वोट डाल दिए जाते हैं जो मर चुके हैं, ये रियलिटी है। राइट। तो इसलिए बोगस और डुप्लीकेट जो वोटर्स की आईडी कार्ड इशू हो रहे हैं उनको रिमूव किया जाए, तो मोटिव तो ठीक था। ठीक है। हालांकि उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था एच एस ब्रह्मा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि ये वॉलेंट्री रहेगा, बट ये स्टॉप कर दिया गया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इन अगस्त रूल दैट आधार कुड ओनली बी यूज फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। ओके। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस स्कीम को बंद करो, आधार सिर्फ स्कीम के लिए यूज किया जा सकता है, वोटर आईडी के साथ लिंक करने के लिए नहीं। उसके बाद 2018 में एपेक्स कोर्ट अपहेल्ड, अब दोबारा जब ये केस आया तो यहां पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप कर दिया था इस ड्राइव को, बट उसके बाद यहां पे एपेक्स कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ आधार एंड सेड द गवर्नमेंट कुड रेस्ट्रिक्ट द यूज टू प्राइवेसी इफ देयर इज ए स्पेसिफिक लॉ, और आधार एक लॉ से पास किया गया। ठीक है, 2 मनी बिल के फॉर्म में किया गया, वो लूप होल था एक। फॉलोइंग ईयर इलेक्शन कमीशन अगेन प्रपोज द लिंक ऑफ आधार। अब 18 के बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर से लिंक किया, यहां पर स्टॉप कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बट इलेक्शन कमीशन अब फिर से प्रपोज करके आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक स्पेसिफिक लॉ है इसके लिए तो आप कर सकते हो। तो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया लिंकिंग ऑफ आधार विद द इलेक्टोरल रोल, आस्किंग द गवर्नमेंट टू अमेंड इलेक्शन लॉज टू इनेबल द कलेक्शन ऑफ आधार डिटेल्स। फिर गवर्नमेंट लेकर आई इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 टू इनेबल द लिंकिंग ऑफ आधार विद वोटर आईडीज। फिर इलेक्शन कमीशन ने रीस्टार्ट किया कलेक्शन करना आधार नंबर्स का फ्रॉम जुलाई 22 ऑनवर्ड्स, बट अगेन ऑन वॉलेंट्री बेसिस। ठीक है, दिस इज द वर्ड, ऑन वॉलेंट्री बेसिस। और एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया, फॉर्म 6B फॉर एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स एंड फॉर्म 6 फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर वापस से पेटिशन डल गई सुप्रीम कोर्ट में जाके, ठीक है, कि यहां पर ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है उन लोगों के लिए जो लिंक नहीं करना चाहते। जब आपने खुद यहां पे कह दिया कि ये वॉलेंट्री रहेगा तो फिर आप ऑप्शन तो दीजिए फॉर्म में कि मुझे लिंक नहीं करना है तो नहीं करना है। राइट, बट वो ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं। फॉर्म 6B में सिर्फ 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, या तो आप आधार नंबर दे दीजिए, ठीक है, या फिर आप ये कह दीजिए कि मेरे पास आधार है ही नहीं। तो फिर झूठ कैसे बोल दें, आधार तो है हमारे पास, बट हमें लिंक नहीं करना, बट वो ऑप्शन ही नहीं है फॉर्म में। राइट, तो आपको फॉल्स डिक्लेरेशन करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। राइट, तो यहाँ पर फिर इलेक्शन कमीशन ने अब कहा है गवर्नमेंट को कि एक ऑप्शन अमेंड कीजिए यहाँ पर, या तो रिक्वायरमेंट कर दीजिए कि ये सफिशिएंट कॉज नहीं बताना पड़े पब्लिक को। फॉर्म में चेंज करने की बात की है बट मिनिस्ट्री नहीं मान रही है। कल लॉन्च किया गया है एआई मिशन, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। तो इसके कुछ फीचर्स जानेंगे। इंडिया हैज मेड द फर्स्ट, ठीक है, वो सेमीकंडक्टर वाला मिशन अलग है, वो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके लिए 1.25 लाख कुछ का प्रपोजल क्लियर भी किए थे अभी कैबिनेट ने, टाटा अलोंग विद ताइवान पार्टनर। ये पहला बनेगा जो फैब्रिकेशन यूनिट वाली चिप फैब्रिकेशन यूनिट ओपन करेगा। राइट, बाकी डिजाइनिंग वगैरह में हम ठीक हैं, माइक्रोन ने इन्वेस्ट किया है असेंबली एंड पैकेजिंग वगैरह में, वो भी ठीक है। ओके, बट फैब्रिकेशन वाली जो स्टेज होती है उसमें सिर्फ टाटा ने ही अभी तक एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर चलो चिप वगैरह बन गई तो अब उनको यूज करेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इंडिया हैज मेड द फर्स्ट मूव टू एड्रेस ए की शॉर्टकमिंग इन करेंटली अनलॉकिंग द अपॉर्चुनिटीज अराउंड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस पे मेंस 450 प्लस में मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर दिया हुआ है, उसको देख लेना पहले। ओके, यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडिया एआई मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन 10,000 करोड़ रुपीस का फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, एंड गवर्नमेंट विल एलोकेट फंड्स टुवर्ड्स सब्सिडाइजिंग प्राइवेट कंपनीज लुकिंग टू सेट अप एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी। यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी, अभी जानेंगे इसको कंप्यूटिंग कैपेसिटी को क्या है। कंप्यूटिंग कैपेसिटी को के लिए प्राइवेट कंपनीज जो सेटअप करेंगी उसको सब्सिडाइज किया जाएगा। इसे उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट आएगा इन दिस सेक्टर विद प्राइवेट कंपनी सेटिंग अप डेटा सेंटर्स अलाउइंग स्टार्टअप्स एक्सेस सो दे कैन टेस्ट एंड बिल्ड द जनरेटिव एआई मॉडल्स। जब तक हमारे पास डेटा सेंटर सेटअप नहीं होंगे ना तब तक हम जनरेटिव एआई मॉडल्स नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग के लिए हमें चाहिए ढेर सारा डेटा, बहुत सारा।
तब जाकर हम उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्रिएट करके इन मशीन को डेवलप कर सकते हैं। ओके, लेकिन डेटा बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी कि डेटा सेंटर्स तो सेटअप करें हम उतने, राइट। तो वही कंप्यूटिंग है और उसी के लिए ये सारा तैयार किया जा रहा है। इट विल बेनिफिट द स्टार्टअप, क्योंकि देखिए यूएस में एक स्टार्टअप है ये परप्लेक्सिटी एआई इन यूएस। ये टैप करता है इनटू द कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफर्ड बाय कंपनीज लाइक निविडिया। ये निविडिया, इसके पास सबसे ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है, कंप्यूटिंग कैपेसिटी है। इस कंप्यूटिंग कैपेसिटी को ही यूज कर रहे हैं नए नए स्टार्टअप्स यूएसए में आगे बढ़ने के लिए। देखिए हमारे पास यही नहीं है। एक तो ये कंप्यूटिंग कैपेसिटी पहले क्रिएट करेंगे हम, तब जाकर हम जनरेटिव एआई मॉडल्स बना पाएंगे खुद से। जैसे अब रुकिए, अभी उस पॉइंट पे वापस आएंगे। हार्डवेयर रिलेटेड चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ स्टार्टअप्स के पास कि हम कहाँ किस पे ट्रेन करें अपने मॉडल्स को, राइट। तो इंडिया एआई मिशन जो आया है उसमें गवर्नमेंट विल लुक इनटू एस्टैब्लिशिंग ए कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 10,000 जीपीयू एंड आल्सो हेल्प डेवलप फाउंडेशनल मॉडल। अब देखिए यहाँ पर हम एस्टैब्लिश करेंगे कंप्यूटिंग कैपेसिटी को अराउंड 10,000 जीपीयूज की एंड हेल्प डेवलप फाउंडेशनल मॉडल। अब इस पॉइंट पे वापस आइए। जैसे निविडिया A100 चिप्स, इसकी ये जो चिप होती है ना, दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट कटिंग एज फॉर एआई एप्लीकेशन। इसकी कॉस्ट आती है करीब $10,000। ओके, और अगर हमें एक डेटा सेंटर में 10,000 सच ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यूज करनी हो, जीपीयू, जो कि हम भी यहाँ पे कितनी टारगेट कर रहे हैं, 10,000 जीपीयू, राइट। अगर हमें 10,000 जीपीयू का डेटा सेंटर बनाना होगा तो एक चिप की कॉस्ट आती है $10,000। तो पूरे की आएगी $100 मिलियन, यानी कि 8,000 करोड़ लग जाएंगे एक डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने में, राइट। और हमारे पूरा मिशन कितने का है, सिर्फ 10,000 करोड़ का। तो एक 10,000 जीपीयू का एक सेंटर बनाने में ही 8,000 करोड़ कॉस्ट चली जाएगी। ओके, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इंसेंटिव दे रही है कि प्राइवेट वाले सेटअप करें, हम इसमें से आपको इंसेंटिवाइज करते रहेंगे, right. So this is the first point, that India AI mission government will look to establish a computing capacity of more than 10,000 GPU, क्योंकि प्राइवेट वाले नहीं सेटअप कर सकते। अगर सपोज कोई स्टार्टअप है वो जनरेटिव एआई मॉडल बनाना चाहता है तो क्या वो सेटअप कर पाएगा इतना बड़ा? नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये सेटअप करके दे देती है तो स्टार्टअप्स जो होंगे वो उसमें टैप कर सकते हैं कि वो यूज कर सकते हैं उसको अपने जनरेटिव एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, राइट। गवर्नमेंट विल लुक टू एस्टैब्लिश ए कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 10,000 graphic processing units GPU and also help develop foundational models with capacity of more than 100 billion parameters trained on datasets covering major Indian languages for priority sectors like healthcare, agriculture, governance। तो ये कंप्यूटिंग सेंटर्स सेटअप करने में गवर्नमेंट मदद करेगी, उसके बाद ही स्टार्टअप उसको टैप करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नाउ ये हम करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू विद 50% वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब इसमें और क्या क्या रहेगा इस पूरे मिशन में, एआई मिशन में? तो फाइनेंसिंग दी जाएगी फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, बिल्डिंग ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हार्डवेयर, एक्सेस टू हाई क्वालिटी डेटा सेट सेटअप किए जाएंगे, एआई इनोवेशन रिसर्च सेल सेंटर एंड सो ऑन। करीब 4,000 बी टेक, एम टेक, पीएचडी कैंडिडेट्स को भी जो फोकस करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उनको भी ट्रेन किया जाएगा यहाँ पर। कैबिनेट ने चिप प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया था वर्थ 1.26 लाख करोड़, और कंट्रीज फर्स्ट कमर्शियल फैब्रिकेशन प्लांट लगाएगी टाटा ग्रुप अलोंग विद ताइवान पार्टनर। ओके, ऑलराइट। तो आज ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एआई मिशन हमें जानना था अच्छे से, और बाकी वो कल विमेंस डे निकला है ना, तो उसको लेकर एक आर्टिकल था हिंदू में, बाकी ऐसा कुछ ज्यादा काम का नहीं है। एफ्टा वगैरह का याद रखिएगा, कंट्रीज की पार्टनरशिप वगैरह। ओके, कल संडे, सो प्रोबेबली शायद मैं ना भी डिस्कशन करूँ न्यूज का, देख लेंगे कल। इट डिपेंड्स, अगर सिर्फ एक या दो आर्टिकल ही काम के आ रहे हैं तो वो मैं डायरेक्ट हाईलाइट करके आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, वो आप सेल्फ रीड कर सकते हैं। कुछ नया होगा तो फिर मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।